नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भोरंदे इंस्पायर एंड एजुकेशन हब कोचिंग क्लासेस में। अभिवादन स्वीकार करें रवि ठाकुर का। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे आज जिस विषय पर, जिस सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो क्लास हुआ है, जो आप लोगों यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो देखे हैं, उसमें आपको बताया गया है कि भारत का राज्य व्यवस्था के बारे में बता दिया गया है और भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ आपको भारतीय भूगोल के बारे में भी चर्चा प्रारंभ हो गया है। तो जैसे हम लोग देखे हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ है, या फिर जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसे बना है, उसके बारे में चर्चा किए हैं। वैसे ही हम लोग को आज देखना है कौन सा, भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में देखना है और इस अर्थव्यवस्था में हम लोग जाएंगे, पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ करेंगे। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा भारत में आर्थिक विकास या फिर आर्थिक नियोजन बना कैसे, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समय व्यतीत न करते हुए हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग देखना पड़ेगा क्या, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, नियोजन है वो क्या है और नियोजन कैसे होना चाहिए? आर्थिक होना चाहिए। नियोजन का मतलब होता है योजना। कुछ भी कार्य करने से पहले हम जैसे कुछ भी कार्य करते हैं, अपने घर में कुछ काम करते थे, एक योजना बनाते हैं। एक योजना बनाते हैं, वैसे ही पूरे देश के लिए एक योजना बनाना है। वो योजना कैसे कैसे बना, कि कौन कौन से जो संस्था हुए, कौन कौन से आयोग हुए, या फिर कौन कौन व्यक्ति इसके लिए बहुत जो उल्लेखनीय काम किए हैं, उन्हीं कार्य को हम लोग को आज देखना है। और इसी के तहत जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पंचवर्षीय योजना देखेंगे। पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना था 2012 से लेकर के 2017 तक। यहाँ तक 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गया है। और कहीं कहीं आप देखेंगे, ऐसा कोई पुस्तक वगैरह हम देखते हैं या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल माध्यम से आप देखते हैं कि आप 10 मिनट में पंचवर्षीय योजना पढ़ सकते हैं करके। पढ़ने के लिए 10 मिनट भी नहीं लगेगा। यदि पंचवर्षीय योजना, केवल आप पंचवर्षीय योजना के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर एकदम सिंपल छोटे शॉर्ट में जानकारी चाहते हैं, तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था और 1956 में हुआ है। 56 से लेकर 55 साल उसमें जोड़ते जाएंगे। 56 से 61 चले जाएंगे, 61 से 66 चले जाएंगे, फिर 3 साल का आर्थिक जो योजना अवकाश आया था वो देख लेंगे। हम लोग को ऐसा जानकारी नहीं पढ़ना है। एक बार ऐसे पढ़ना है जो डिटेल्स पूरा रहे, क्या क्या हुआ था, आया कैसे पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ही क्यों बनाया गया, 6 वर्ष के लिए योजना क्यों नहीं बनाया गया, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग को क्या है, देखना है। तो आइए समय व्यतीत न करते हुए हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन है क्या? तो आर्थिक नियोजन का सामान्य परिभाषा है, किसी क्षेत्र या फिर किसी देश के अभिकरणों का प्रयोग करके आर्थिक संपदा और सेवाओं का उपयोग उपयोग करने के लिए हम लोग जो नियोजन बनाते हैं, योजना बनाते हैं कुछ समय अवधि के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्थिक नियोजन। उसे क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। देखना है कि भारतीय संविधान में जो आर्थिक नियोजन है, ये कोई एक एक नहीं आया है, इसका क्रमिक विकास हुआ था। अभी जब हमारा संविधान लागू हो गया था तो इस आर्थिक नियोजन को उस संविधान में कहाँ पर, कौन से अनुसूची में, कौन से भाग में स्थान दिया गया है, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में जो आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का जो उल्लेख है वो है संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची में आप लोग को सबको पता होगा कि हम लोग 3 सूची में उसको क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। एक होता है संघीय सूची होता है, फिर संवर्ती सूची होता है, उसके बाद राज्य सूची होता है। तो जो आर्थिक नियोजन है उसको स्थान दिया गया है संवर्ती सूची में। कहाँ स्थान दिया गया है? संवर्ती सूची में इसको स्थान दिया गया है। और समवर्ती सूची में स्थान देने का कारण ये है क्योंकि क्षेत्र का या फिर कोई जैसे भारत के बारे में पढ़ा तो भारत देश का यदि विकास करना है, और किस प्रकार का विकास करना है? आर्थिक विकास करना है। तो आर्थिक विकास करना है तो इसमें केवल संघ का स्थान योगदान नहीं रहना चाहिए, इसमें जो राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब का योगदान होना चाहिए। इसलिए इसको बनाया गया क्या, समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। तो देखते हैं क्या आर्थिक नियोजन कहाँ दिया गया है, समवर्ती सूची में इसको स्थान दिया गया है। फिर ये प्लान कैसे बना? आएगा वर्ष आएगा 1930। 1930 में नियोजन का विचार भारत में बौद्धिक तथा राजनीतिक चर्चाओं में स्थान बनना चुका था। जो आर्थिक नियोजन है वो चर्चाओं में या फिर जहाँ पे जो बड़े अर्थशास्त्री बैठते थे या फिर जो भी उस समय के जो पूंजीपति व्यक्ति थे, उस समय के जो पूंजीवादी व्यक्ति थे, इनके जो चर्चाओं में स्थान पा गया था कौन? आर्थिक नियोजन। जो नियोजन है उसका स्थान पा गया था। लेकिन भारत इस समय तक क्या था? गुलाम था।
1930 की बात हो रहा है। 1930 तक भारत गुलाम था। भारत के कई अर्थशास्त्रियों ने, भारत के कई जो शुभ चिंतक थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी था, बड़े बड़े उद्योगपति हुए, ये सब अपना विचार लेकर के उस समय के सरकार, उस समय ब्रिटिश सरकार थे, उनके पास अपना विचार रख लिए थे, लेकिन इनके विचार पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि भारत क्या था, इस समय तक गुलाम था। फिर धीरे धीरे 1930 के बाद चर्चा में आ गया और आया 1934। सन आया कब? 1934। 1934 में एक व्यक्ति आया, एम विश्वेश्वरैया। कौन सा व्यक्ति आया? एम विश्वेश्वरैया। और विश्वेश्वरैया ने एक योजना लेके आए थे, उसी योजना को हम लोग जानते हैं विश्वेश्वरैया योजना। इसका पूरा नाम है एम विश्वेश्वरैया। एम का मतलब है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, और ये एक अभियांत्रिकी थे, ये एक इंजीनियर थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं भारतीय या फिर राष्ट्रीय अभियांत्रिकी दिवस या फिर नेशनल इंजीनियर डे। इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं। इन्होंने कहा क्या था, एक इनका पुस्तक आया था। ये पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम बार बार पूछा जाता है। पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इंडिया के जो इंडिया के अर्थशास्त्री हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? एक प्लान बनाना चाहिए। और जो योजना लाया था, योजना किसके ओर इशारा किया था? ये किया था, इसका विचार क्या था? पूंजीवादी। इनका मानना था कि जिस प्रकार अभी पूंजीवादी विचार लेके अमेरिका आगे बढ़ रहा है, वैसा भारत आगे बढ़ सकता था। पूंजीवादी विचार लेकर के भारत क्या अपना विकास कर सकता था। फिर 1934 के बाद 1934 में ही प्रयास किया गया था फिक्की। फिक्की एक संस्था है, इसके द्वारा प्रयास किया गया था। फिक्की का एक प्रस्ताव आया था। फिक्की का स्थापना हुआ था 1927 में। 1927 में फिक्की का स्थापना हो गया था। फिक्की का क्या हो गया था? स्थापना हो गया था। तो फिक्की एक प्रस्ताव लेकर आया था। इसके प्रस्ताव में क्या था, ये बताया गया था, भारत में राष्ट्रीय नियोजन की बात कहा गया था। क्या कहा गया था? भारत में राष्ट्रीय नियोजन की बात कहा गया था कि भारत को फिर विकास करना है, धीरे धीरे विकास करना है, तो नियोजन की ओर ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद सन आया 1938। सन आया 1938। 1938 में जो कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसका अधिवेशन होने वाला था कहाँ? हरिपुरा में। कहाँ होने वाला था? हरिपुरा में। और ये हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा है गुजरात में। कहाँ है हरिपुरा? हरिपुरा है गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस का क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ। आप लोग को पहले से पता होगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हो चुका था। इसका बैठक 1938 में कहाँ हो रहा है? कांग्रेस का हरिपुरा, कहाँ? गुजरात में। इसी अधिवेशन में एक योजना लेके आए थे। अच्छा, इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था, अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो था सुभाष चंद्र बोस। अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे। बात हो रहा है 1938 का, जब सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष बन गए, तो सुभाष चंद्र की अध्यक्षता वाले इस सम्मेलन में आर्थिक नियोजन की बात कहा गया था। आर्थिक नियोजन की बात कहा गया था। उसी बात के तहत भारत में राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया था। भारत में क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया था। और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसको क्या पहले अध्यक्ष बनाया गया था। और यह योजना भी समर्थन दिया था कि भारत में आर्थिक विकास करने के लिए एक समिति, एक योजना होना चाहिए करके। फिर आया बॉम्बे प्लान। क्या आया? बॉम्बे प्लान। उस समय जो बॉम्बे, जो वर्तमान मुंबई है, उसका नाम था, उस समय क्या नाम था? बॉम्बे था। तो बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपति, बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपति ने एक प्लान लेकर आया था 1944 में कि भारत का जो औद्योगिक विकास है, फिर जो आर्थिक विकास है, उस विकास का बात कहा गया था। इसमें 8 बड़े उद्योगपति शामिल थे और इन्होंने बताया था कि भारत में आर्थिक विकास के लिए 15 वर्षीय प्लान होना चाहिए। 15 वर्षीय क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए। 15 वर्षीय प्लान के बारे में बात किया था। इससे पहले चाहे फिक्की हो या फिर 1934 में जो एम विश्वेश्वरैया का जो योजना आया था, ये सभी 15 वर्षीय प्लान के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक कितने वर्ष के लिए बात हो रहा है? 15 वर्षीय प्लान के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद 1944 आया। 1944 में ही बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में आया था। और 1944 में ही गांधीवादी योजना आया था। गांधीवादी योजना आया था। गांधी जी इसको लेके नहीं आए थे, बस गांधीवादी विचारधारा थे जो
योजना को क्या किया था, लाया गया था। और इस योजना के प्रतिपादक हुए, मतलब योजना कौन लेके आया था, योजना को लेकर आया था श्रीमन नारायण। कौन लेके आया था, श्रीमन नारायण इस योजना को लेकर आया था। और इस योजना का मतलब महात्मा गांधी के बारे में जान ही रहे हो। महात्मा गांधी का जो मानना था, जो इसका विचार था, उनका मानना था कि यदि कोई देश का विकास करना है या फिर जैसे भारत का विकास करना है, तो भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। तो गांवों का विकास से ही हम उस देश का, भारत देश का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और गांव का विकास करने के लिए हम लोग को कुटीर उद्योग और लघु उद्योग पर क्या है, विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जो गांधीवादी योजना आया था, ये कुटीर उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। इसमें क्या किया गया था, कुटीर उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। विशेष बल इसमें क्या था, दिया गया था। उसके बाद फिर से योजना आएगा, योजना था जन योजना। योजना का नाम क्या है, जन योजना। अब ये जन योजना कब आया था, 1945 में आया था जन योजना। और इस योजना को लेके आए थे कौन, एम एन राय। कौन लेके आए थे, एम एन राय। एम एन राय, इसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। पूरा नाम क्या है, मानवेंद्र नाथ राय है। और जो योजना आया था, जो जन योजना आया था, ये किस प्रकार का विचारधारा था इसका, साम्यवादी प्रणाली था। इसका किस प्रणाली में आधारित था, ये साम्यवादी प्रणाली पे आधारित था। इनका भी मानना था कि आर्थिक नियोजन के लिए, आर्थिक विकास के लिए 15 वर्षीय प्लान अनिवार्य है, 15 वर्षीय प्लान होना चाहिए करके। फिर आया सर्वोदय योजना। कौन सा आया, सर्वोदय योजना। इसके बीच में छोटे छोटे बहुत सारे योजना भी आए थे, लेकिन मुख्य रूप से जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आने लायक है, उसी को हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो फिर कौन सा योजना आया था, योजना आया था सर्वोदय योजना। ये आया था 30 जनवरी 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोदय योजना के प्रतिपादक जो कौन थे, या फिर कब आया गया था, सर्वोदय योजना कब लाया गया था। तो ये लाया गया था 30 जनवरी 1950 को सर्वोदय योजना को लाया गया था। और लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। कौन है, जयप्रकाश नारायण। अब ये जयप्रकाश नारायण जो भारतीय, अभी देखेंगे जैसे भारत आजाद हो जाएगा, इसका बहुत योगदान है भारत के विकास में। फिर भारत के आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भी इसका बहुत ज्यादा क्या था, योगदान है। इस समय तक भारत क्या हो गया है, आजाद हो गया है। 1950 में भारत आजाद हो गया है। तो देखेंगे जयप्रकाश नारायण का योगदान, बहुत ज्यादा योगदान है भारतीय राष्ट्रीय में, मतलब इसका राजनीतिक में इसका बहुत ज्यादा क्या है, योगदान है। और ये जो लाया गया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा जो योजना लाया गया था, कौन सा, सर्वोदय योजना लाया गया था, जो महात्मा गांधी द्वारा बताया गया था कि गांधीवादी जो विचार आया था कि यदि विकास करना है देश, भारत देश का, तो पहले गांव का विकास करना चाहिए। और गांव के विकास करने के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पर विशेष बल देना चाहिए। उसी योजना का क्या करते हैं, ये समर्थन करते हैं। अब ये किस था, ये भी था 15 वर्षीय प्लान था, 15 वर्ष के लिए प्लान बनाया गया था। इसी समय एक व्यक्ति का नाम याद रखना है हम लोग को, एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, के सी नियोगी। के सी नियोगी, के सी नियोगी। जो के सी नियोगी हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि भारत में जो आर्थिक प्लान बना रहे हैं, जो आर्थिक योजना बना रहे हैं, वो 15 वर्षीय ना होकर के वो होना चाहिए 5 वर्षीय। कितना वर्षीय होना चाहिए, 5 वर्षीय प्लान होना चाहिए। 5 वर्ष के लिए क्या बनाना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। 5 वर्ष के लिए क्या करना चाहिए, प्लान बनना चाहिए करके। 5 वर्ष के लिए हम क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। जब इनसे पूछा गया कि 5 वर्ष के लिए ही क्यों प्लान बनाना है, तो बताया गया था कि जब, अब तो भारत क्या हो गया, आजाद हो गया था, 1947 तक भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। तो यहाँ जो लोकसभा है, जो लोकसभा के सदस्य हुए, लोकसभा के सदस्य हुए, या फिर जो राज्यसभा के सदस्य हुए, इनका कार्य, जो विधानसभा देखेंगे, इनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। मतलब सरकार यदि लोकसभा से प्रधानमंत्री बन रहा है, तो वो कितने साल के लिए रहेगा, 5 साल के लिए। तो क्यों ना योजना को भी कितने साल के बनाना चाहिए, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए बनाना चाहिए, 5 साल के लिए। जैसे ही अलग अलग दल के जो प्रधानमंत्री बनेंगे, अलग अलग जैसे पार्टी में देखते हैं, तो अलग अलग उनका क्या विचारधारा रहता है, तो अपने तरीके से क्या देश का विकास करेंगे, तो इसमें अड़चन ना आए, इसलिए क्या कर दिया गया था, 5 वर्ष के लिए इन्होंने आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन बनाने की बात किया था। और इन्हीं के बात को स्वीकार कर लिया गया था, इन्हीं के बात को स्वीकार कर लिया गया था। अच्छा, ये जो केसी नियोगी है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी पहले से होगा। ये केसी नियोगी कौन है, इन्हीं जो आर्थिक नियोजन चल रहा है, इसी में आगे देखेंगे, अभी बात आएगा
इसमें बात आएगा कि हम लोग देखेंगे सबसे पहले वित्त आयोग बनाएंगे। अभी चलेगा पंचवर्षीय योजना देखेंगे, पहला पंचवर्षीय योजना में क्या बनाया जाएगा, वित्त आयोग बनाया जाएगा और उसी वित्त आयोग का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन होगा, केसी नियोगी को बनाया जाएगा। कौन, किसको बनाया जाएगा, केसी नियोगी को वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब इस समय तक बन गया था क्या, 15 मार्च 1950 आएगा। जनवरी देखे हैं, जो 30 जनवरी देख लिए हम लोग, कितना देखे थे, 30 जनवरी, कितना देख लिए हैं, 30 जनवरी 1950। 30 जनवरी 1950 तक हम लोग देख लिए थे सर्वोदय योजना, और सर्वोदय योजना को लेके आए थे जयप्रकाश नारायण। तो 30 जनवरी के बाद हम लोग को देखना है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को भारत में एक आयोग बनाया गया था और उस आयोग का नाम है योजना आयोग। उस आयोग का नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग बना था कब, 15 मार्च 1930 को। योजना आयोग क्या है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसके जो परिषद है, योजना आयोग है, आयोग में कौन कौन सदस्य बनेगा, आयोग का कार्यकाल क्या रहेगा, आयोग क्या क्या काम करेगा, आयोग को जैसे वित्त का आवश्यकता पड़ रहा है तो वित्त कहाँ से आएगा, इसका उल्लेख संविधान के यहाँ पे है, या संवैधानिक है, फिर गैर संवैधानिक है, या सांवैधिक आयोग है, निकाय है, इन सब के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो देखेंगे, जिसमें योजना आयोग और अभी जो वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है 2015 में नीति आयोग, इनके बारे में एक अलग से क्लास लेके, अलग से वीडियो लेके आएंगे, जिसके बारे में चर्चा करना है। और हम लोग को देखना है आज भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजना, तो देखेंगे पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। आप लोग ने आज से पहले बहुत सारे जगह पढ़े होंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, आज से पहले बहुत सारे जगह पढ़े होंगे क्या, पंचवर्षीय योजना, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। जो पंचवर्षीय योजना होगा इसका अध्यक्ष कौन होगा, पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, तो जो पदेन प्रधानमंत्री होगा, जो पदेन प्रधानमंत्री होगा वही क्या होगा, पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष होगा। पदेन प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री जो रहेगा वही होगा क्या, इसका अध्यक्ष, क्या होगा, अध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, तो उपाध्यक्ष बनाने के लिए प्रधानमंत्री से क्या करते हैं, उपाध्यक्ष का नियुक्ति करता है, जो अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र या फिर आर्थिक जानकारी के बारे में विशेष जानकारी रखता हो उसके लिए बनाया, उसको क्या बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। जितना भी पंचवर्षीय योजना देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि किसी न किसी के मॉडल पर, किसी न किसी के विचार पर, बोलते हैं कि इसके मॉडल पर आधारित है, इसके मॉडल पर कहने का मतलब है किसके विचार पर जो पंचवर्षीय योजना है, जो हम लोग 5 साल के लिए योजना बनाए हैं वो किसके विचार पर आधारित है, उसी को हम लोग देखेंगे, मतलब कौन से मॉडल पर क्या है, आधारित है, कौन से मॉडल पर क्या है, आधारित है। तो किसके मॉडल पर आधारित है इसके बारे में हम लोग को विशेष देखना है। उसके बाद देखना है, ये तो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, किसके मॉडल पर आधारित है। उसके बाद देखना है इसका जनक कौन हुए, जो पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे इनके जनक के बारे में हम लोग को भी क्या देखना है, इनका जनक कौन हुए, जनक कौन हुए, इसके बारे में हम लोग क्या है देखना है। तो आप लोग से सवाल है, आप लोग बताना कि जो पहला पंचवर्षीय योजना हुए है तो पहला पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है, पहला पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है। अध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में, फिर किसके मॉडल पर आधारित है ये सब जानते हैं, लेकिन आप लोग को बताना है जो पहला पंचवर्षीय योजना है उसका जनक कौन हुए हैं, पहला पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है। तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष इस समय मतलब बात हो रहा है 1951 का, तो पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, पहला पंचवर्षीय योजना का समय है, जो समय काल है, इसका काल क्या है, काल देखते हैं, समय, पहला पंचवर्षीय योजना का समय देखते हैं। इसका समय है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक।
कब तक था? 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक इसका पहला क्या है? समय काल है। आप कोई भी पंचवर्षीय योजना देख लेना, वो स्टार्ट होगा हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को उसका क्या होगा? समापन होगा। तो कोई पंचवर्षीय योजना के बारे में देखना है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को उसका क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। पहला का क्या है? 1951 में स्टार्ट हुआ था, 5 साल के लिए बनाया गया था, तो 51 में 5 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 51 में हम लोग क्या जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 56। ऐसी 56 हो जाएगा। अब जितना भी योजना आएगा, पंचवर्षीय योजना आएगा, कहाँ कहाँ आपको 5 जोड़ना है, कहाँ पे योजना आयोग मतलब कोई योजना क्या ब्रेक हो गया था, योजना जिसको बोलते हैं अवकाश हो गया था, इनके बारे में पूरा डिटेल देखना है। तो देखना है किसके बारे में देख रहे थे हम लोग? पंचवर्षीय योजना पहला के बारे में। पहला का समय होगा 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक इसका समय काल हो गया। पदेन प्रधानमंत्री से क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो 1951 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1951 में था, भारत का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जे.एल. नेहरू। पंडित जे.एल. नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका क्या था? पहला का अध्यक्ष था। पहला अध्यक्ष कौन हो जाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब अध्यक्ष का बात आता है तो फिर देखेंगे कौन सा उपाध्यक्ष कौन हुए, इसका उपाध्यक्ष कौन हुए। तो पहला योजना आयोग का या फिर पहला पंचवर्षीय योजना का जो उपाध्यक्ष है वो हुए गुलजारी लाल नंदा। कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी कौन होंगे? गुलजारी लाल नंदा। पूरा डिटेल से देखना है, इसमें कौन कौन से युद्ध हुए, पूरा इसका आर्थिक विकास ही देखना है। मतलब 1947 के बाद से भारत में जो आर्थिक विकास है, फिर राजनीतिक विकास कैसे कैसे हुआ, क्योंकि ये पोर्शन क्या होता है, जब संविधान पढ़ते तो छूट जाता है। संविधान पढ़ते हैं तो 1956 में क्या हुआ था, या फिर 1962 का युद्ध, 1964-65 का युद्ध, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ये क्या होता है, छूट जाता है। तो सबको पूरा कवर करते हुए जाएंगे। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो गुलजारी लाल नंदा क्या हो जाएंगे? पहले पंचवर्षीय योजना के क्या हो जाएंगे? उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और यही गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जब किसका मृत्यु हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, मॉडल किसके मॉडल पर आधारित था? ये किसके मॉडल पर आधारित था? ये क्वेश्चन हम लोग रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि किसके मॉडल पर ये क्या है? आधारित है करके। किसके मॉडल पर आधारित है? ये है हेराल्ड और डोमर के मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड एंड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड और डोमर दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये क्या है? दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक का नाम है हेराल्ड और एक का नाम है डोमर। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं था। एक अर्थशास्त्री हुए, अर्थशास्त्री का नाम क्या है? प्रोफेसर किन्स। प्रोफेसर किन्स। तो प्रोफेसर किन्स ने बताया था कि कोई भी देश को, प्रोफेसर जो किन्स है उन्होंने बताया था कि कोई भी देश को अपना विकास करना है, और विकास किस प्रकार का विकास करना है? आर्थिक विकास करना है, तो उस देश को निवेश करना चाहिए, उस देश को निवेश करना चाहिए। लेकिन जो प्रोफेसर किन्स है, इन्होंने ये नहीं बताया था कि निवेश कहाँ करना चाहिए, निवेश कहाँ करना चाहिए। तो इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत अच्छा, जिन्होंने कूटनीति के बारे में मानते हैं, बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ मानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं ने बताया था कि भारत, अभी जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत कहाँ पे बसता है? गांव में बसता है, और भारत का इतना विकास हुआ भी नहीं था। तो उन्होंने बताया था यदि भारत का विकास करना है तो सबसे पहले हम लोग को अपने कृषि पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग को अपने किस में ध्यान देना चाहिए? कृषि पर ध्यान देना चाहिए। और कृषि तभी संभव हो सकता है जब पर्याप्त मात्रा में उसको क्या, जल आपूर्ति होगा। तो जल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होगा तभी हम लोग किसका विकास कर सकते हैं? कृषि का विकास कर सकते हैं। तो जो प्रोफेसर किन्स था, इन्होंने बताया था कि कोई भी देश को अपना विकास करना है तो किस प्रकार विकास करना है, उनको क्या करना चाहिए? निवेश करना चाहिए। इन्हीं का जो व्याख्या किए थे, जो बात किए थे प्रोफेसर किन्स, इन्हीं का व्याख्या किए थे कौन? हेराल्ड और डोमर। इन्होंने केवल क्या किया था? व्याख्या किया था। और प्रोफेसर किन्स ने बताया था कि निवेश करना चाहिए, ये नहीं बताया था कि निवेश कहाँ करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरे देश को उनका शुक्रगुजार करना चाहिए, उनके बहुत 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 क्या करना चाहिए? वो अभिवादन करना चाहिए कि विकास कहाँ किया गया था?
मतलब निवेश कहाँ करना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। अब कृषि के क्षेत्र में निवेश करना है हम लोग को, किसके क्षेत्र में निवेश करना है, कृषि के क्षेत्र में हम लोग को क्या करना है, निवेश करना है। अब कृषि के क्षेत्र में निवेश करना है तो कृषि के लिए या तो उर्वरक का, उत्तम बीज का व्यवस्था करना पड़ेगा, उर्वरक का व्यवस्था करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा है हम लोग को सिंचाई का व्यवस्था करना पड़ेगा। किसका व्यवस्था करना पड़ेगा, सिंचाई का व्यवस्था करना पड़ेगा। किसका भी योजना करना पड़ेगा, सिंचाई का व्यवस्था करना पड़ेगा। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दिया था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत, पहला पंचवर्षीय योजना के तहत महानदी पर बने हुए जो उड़ीसा राज्य में है बांध, एक बांध बनाया गया है। बांध का नाम क्या है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बनाया गया था पहला पंचवर्षीय योजना के तहत ही। पहला पंचवर्षीय योजना के तहत ही हीराकुंड बांध बनाया गया था। अब ये हीराकुंड जो बांध है कौन सी नदी में है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी में है, ये है महानदी में है। कहाँ पे है, महानदी में। कहाँ है, महानदी में है। किस स्थान पर है, तो ये है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के राज्य में एक शहर है, शहर का नाम है कटक। तो उड़ीसा राज्य में कटक के पास बांध बनाया गया है। उड़ीसा राज्य में कहाँ पर, कटक के पास बांध बनाया गया है, जो सिंचाई के लिए क्या था, सर्वोत्तम था। किसके तहत बना है, पहला पंचवर्षीय योजना के तहत। सिंचाई के बारे में जब हम लोग निवेश किए थे तो एक तो हो गया कौन सा, हीराकुंड बांध। फिर देखना है हम लोग को कौन सा एक बांध और बनाया गया था जिसको बोलते हैं भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध बनाया गया था, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया था। अधिकतर व्यक्ति को लगता है कि भाखड़ा नागल बांध, जब भी बोलते हैं या फिर जब भी चर्चा होता है, या फिर कहीं कहीं जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल में या फिर मिडिल स्कूल में जो अपने स्कूल के समय देखे हैं, तो वहां बताया जाता है कि भाखड़ा नागल बांध, ऐसी ही चर्चा करते हैं या फिर किसी के मुंह से सुनते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि भाखड़ा नागल बांध। लेकिन भाखड़ा बांध और नागल बांध दोनों अलग अलग बांध है। यहाँ तक दोनों अलग अलग राज्य में क्या है, स्थित है। जब भारत का हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो देखेंगे भाखड़ा बांध कहाँ बना है, नागल बांध कहाँ बना है। भाखड़ा बांध किससे बना है, या तो ये मिट्टी से बना है कि कंक्रीट से बना है, या फिर भाखड़ा नागल बांध के बारे में बोलते हैं पूरा विश्व जब बांध को बनाया गया था तो पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था कि भारत जो बांध बना रहा है वो बांध किस क्षेत्र में है, वी क्षेत्र में है, मतलब भूकंपी वी क्षेत्र में है। और वी का मतलब ये रोमन भाषा है, वी का मतलब होता है 5। पूरे भारत को 5 भूकंपी क्षेत्र में बांटा गया है। जैसे ये हिमालय, अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में बना है। कौन सी नदी में बना हुआ है, ये नदी है कौन सा, सतलज नदी में बना गया है। तो पूरा विश्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कार्य को देख रहा था कि भारत क्या है, इस बांध को सक्सेस नहीं हो पाएगा, यहाँ बहुत जल्दी क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है। जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे भूकंप आने का कारण क्या है, कहाँ कहाँ भूकंप ज्यादा आ सकता है, पूरा डिटेल से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। बस आप कमेंट के माध्यम से आप बताना कि अगला जो वीडियो है, अभी तो ये चला कि पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होगा, कौन से टॉपिक में आपको और वीडियो चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो भाखड़ा बांध है, ये बांध कौन से नदी में बना है, ये बना है सतलज नदी में। कहाँ बना है, सतलज नदी में ये बांध को बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध अलग है और नांगल बांध अलग है। इसी बांध को जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को बोला है भारत का पहला मंदिर। इसी बोला है भारत का मंदिर या फिर पहला मंदिर बोला है किसको, भाखड़ा नांगल बांध को। और बोला कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बोला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, नेहरू ने क्या बोला, भाखड़ा नांगल बांध को मंदिर बोला है। उसके बाद आएगा इसी समय जब इसी पहला पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही बनाया गया था दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब ये नाम से ही है, कौन सी नदी बनाया होगा, दामोदर नदी बनाया गया है। दामोदर नदी बनाया गया है। ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य, वर्तमान झारखंड राज्य और बिहार राज्य, यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं जो पूर्वोत्तर राज्य है उसको सिंचाई की सुविधा पूरा देता है। कौन सा,
दामोदर नदी घाटी परियोजना सिंचाई क्या करता है, पूरा सुविधा देता है। और इसी दामोदर नदी घाटी परियोजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला है, इसको बोला था आधुनिक भारत का तीर्थ। इसको बोला था क्या, आधुनिक भारत का तीर्थ। आधुनिक भारत का तीर्थ, आधुनिक भारत का तीर्थ, इसी को बोला है आधुनिक भारत का तीर्थ। भाखड़ा नांगल परियोजना मतलब बांध है, बांध को हम लोग क्या बोले हैं, आधुनिक भारत मतलब मंदिर बोले हैं, और इसके बोलेंगे क्या, तीर्थ। वो केवल बांध था, ये क्या है, परियोजना है। बहुत सारे बांध के समूह को हम लोग बोलते हैं परियोजना। इसी जैसे याद कर सकते हैं, बहुत सारे मंदिर का समूह को हम लोग बोलते हैं क्या, तीर्थ। बहुत सारे मंदिर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तीर्थ। वैसे ही बहुत सारे बांध के समूह को हम लोग क्या बोल दिए हैं, तीर्थ। तो परियोजना बोलते हैं, बहुत सारे बांध के समूह क्या बोलते हैं, परियोजना। इसीलिए आप लोग को याद करना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना को हम लोग बोलते हैं भारत का पहला तीर्थ, और भाखड़ा नांगल बांध को बोलते हैं भारत का पहला मंदिर या फिर भारत का मंदिर बोलते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना के समय ही, पहला पंचवर्षीय योजना के समय ही बनाया गया था पहला आईआईटी। भारत का पहला आईआईटी बनाया गया था, भारत का पहला आईआईटी बनाया गया था। और ये आईआईटी कहाँ है, आईआईटी खड़गपुर। कहाँ है, आईआईटी खड़गपुर। और ये खड़गपुर कहाँ है, कमेंट में जरूर बताना कि जो पहला आईआईटी है कब बना था, और खड़गपुर जो है ये कौन से राज्य में है। देखते हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट में बता दिया होगा कि खड़गपुर कौन से राज्य में है। कौन से राज्य में, ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। भारत का पहला आईआईटी ये बना था लगभग 1953-54 के आसपास ये बना था, भारत का 53-54 में बना था ये भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर। इसी समय पहला पंचवर्षीय योजना के समय ही बना था यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान कोष। यूजीसी का बनाया गया था पहला पंचवर्षीय योजना के समय ही, यूजीसी पहला पंचवर्षीय योजना के समय ही बनाया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना के समय ही बनाया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद, सामुदायिक विकास परिषद, सामुदायिक विकास परिषद भी कार्यक्रम चलाया गया था। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो पहला पंचवर्षीय योजना के समय चलाया गया था। बहुत डिटेल से हम लोगों ने पहला पंचवर्षीय योजना देख ली है। पहला पंचवर्षीय योजना में जब हम लोग सेकंड क्लास करेंगे इसके बारे में, तो एक बार रिवीजन इसके बारे में और करेंगे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कई व्यक्ति उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो जब साधन नहीं था 1948 में देखेंगे, जब भारत आजाद हुआ था तो 1948 में बहुत अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था। सूखा पड़े हुए उस समय भारत के पास इतना संसाधन नहीं था कि जितना भारत की जनसंख्या है उसका भरण पोषण कर सके। उसके बाद उस समय के जो राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने जात पात छुआछूत या फिर कोई भी संप्रदाय को भुलाते हुए बहुत अच्छे से क्या किया था, भारत का विकास किया था। भारत का क्या किया था, विकास किया था। तो आप लोग देख सकते हैं पहला पंचवर्षीय योजना के क्या समय क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या जो काम हुआ है। और इसका अगला पार्ट देखेंगे, पहले दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग देखेंगे, भारत औद्योगिक विकास कैसे करेगा, या फिर भारत जो उद्योग विकास हुआ है, छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्टील प्लांट लगेगा, जो बोकारो में स्टील प्लांट लगेगा, जो दुर्गापुर में या फिर बर्नपुर में जो स्टील प्लांट लगेगा, कैसे कैसे निवेश करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे अगला क्लास में। तो आप लोग को ये वीडियो, ये क्लास कैसे लगा बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। और जो वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जरूर करिए। आपका सहयोग केवल इतना ही सहयोग है। जय हिंद, जय भारत।